हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसीए कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे हैं और जो अपनी प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छे से कवर कर रहे होंगे। सो गाइस, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज को कवर कर रही हूँ, जहाँ पर हम लोग आज 14 के दिसंबर के कॉमर्स के यूजीसी नेट कॉमर्स के पीवाईक्यूज को कवर करेंगे। गाइज, ये जो सीरीज है ये आप लोगों के कॉमर्स के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों को हेल्प प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ में। मोनोपोलिस्ट, तो जो मोनोपोलिस्ट होता है तो यहाँ पे आप लोगों के पास में क्या होता है, मोनोपोली वाली फर्म होती है। तो मोनोपोली क्या होता है, जहां पे क्या पाया जाता है, एक सिंगल सेलर वाली जो एक सिंगल सेलर वाली मार्केट स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है हम लोगों के पास में, मोनोपोली होती है। तो जहाँ पे मोनोपोली वाली होती है तो वो सिंगल सेलर होता है, तो वो क्या होती है, मोनोपोली होती है। और वहां पे क्या पाया जाता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है। याद रखिएगा, मोनोपोली में क्या पाया जाता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है। अलग अलग कस्टमर से सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाता है। तो जो मोनोपोलिस्ट होते हैं वो प्रेफर करते हैं प्रोडक्ट को कहाँ पे सेल करना। तो जो मोनोपोली होती है वहां पे आप लोगों के पास में जो इलास्टिसिटी होती है वो आप लोगों के पास में कैसे आती है, यहाँ पे आउटपुट होता है, यहाँ पे रिवेन्यू आप लोगों AR MR हम लोगों के पास में होती है, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये हम लोगों के पास में क्या होती है, एवरेज रेवेन्यू होती है। एवरेज रेवेन्यू और OY एक्सिस के बिल्कुल हाफ से कौन कट करता है, MR एक्सिस कट करता है। MR एक्सिस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास में यहाँ पे जो मोनोपोली होती है वहां पे जो ईडी होती है वो क्या होती है, लेस देन 1 होती है। बट इलास्टिक है, लेस देन 1 होती है। तो मोनोपोलिस्टिक जो होता है वो कहाँ पे प्रोडक्ट को सेल करता है, जहाँ पे इलास्टिक होता है। ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक में जो ईडी रहती है वो आप लोगों की 1 होती है, और ईडी 1 होती है एक कहाँ पर होती है, जहाँ पर डिमांड कर्व जो होती है वो हाइपरपोला होती है, वहां पे जो ईडी रहती है वो क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, इन इलास्टिक जहाँ पे परफेक्टली इन इलास्टिक होता है वैसे ही, तो जहाँ पे परफेक्टली इन इलास्टिक होता है तो वहां पे जो ईडी रहती है वो क्या होती है, 0 होती है। पैरेलल टू OY एक्सिस आप लोगों के पास में होती है। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट रहेगा ये इसका आंसर आ जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड ए रीजन। लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है, जितने भी फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के वो सभी के सभी क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। शॉर्ट रन के अंदर क्या कंसेप्ट होता है, शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है, जो लैंड होता है वो आप लोगों के पास में कैसा फैक्टर होता है, लैंड जो रहता है वो क्या होता है, फिक्स फैक्टर होता है। और जो लेबर होता है वो कैसा फैक्टर रहता है, वेरिएबल फैक्टर होता है। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है, सभी के सभी जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर जितने भी फर्म्स हैं उनको इनवेरेबली का मतलब क्या होता है, स्थिरता से। तो स्थिरता से केवल उनको नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पे एक तो ये स्थिरता हो गया और ये ओनली हो गया, इसकी वजह से ही रॉन्ग है। बाकी ये ठीक है कि जो लॉन्ग रन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलता है, और शॉर्ट रन के अंदर एक फर्म जो होती है वो क्या क्या अर्न कर सकती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है, ARAC से ज्यादा होता है। नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है जहाँ पे ARAC के बराबर होता है। और क्या हो सकता है, फर्म को मिनिमम लॉस भी हो सकता है। क्या हो सकता है, मिनिमम लॉस भी हो सकता है। तो मिनिमम लॉस वाली सिचुएशन में क्या होता है, AC AR से ज्यादा होता है, और AR किसके बराबर होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो लॉन्ग रन के अंदर तो कुछ भी अर्न कर सकती है, लेकिन शॉर्ट रन के अंदर कुछ भी अर्न कर सकते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, मिनिमम लॉस। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न किया जाता है ड्यू टू फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, क्योंकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो नई फर्म्स आ जाएंगी, तो फिर सभी को प्रॉफिट कम हो जाएगा तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। अगर लॉस होने लगेगा तो कुछ फर्म छोड़ के चली जाएंगी, तो बाकी उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो फिर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। तो जो फ्री एंट्री होती है इस वजह से क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है। बट इनवेरेबली और ओनली की वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी वैसे इसके अंदर सही बात की गई है। और जितने भी फर्म होते हैं उनको मिनिमम एवरेज कॉस्ट आती है और वहां पे कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं आते, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट स्ट्रक्चर होती है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं। जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है, सेम होमोजीनियस नेचर का होता है। जो इंडस्ट्री होती है वो आप लोगों के पास में क्या होती है, प्राइस मेकर होती है। जो प्राइस मेकर होती है वो कौन होती है, इंडस्ट्री जो रहती है वो क्या होती है, प्राइस मेकर होती है। और जो फर्म रहती है वो आप लोगों के पास में क्या रहती है, प्राइस टेकर होती है। ठीक है जी, तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसी मार्केट जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, सबका प्रोडक्ट सेम होता है, प्राइस सेम होता है। ठीक है, कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं आते, कोई यहाँ पे हम लोगों के पास में कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं आती, परफेक्ट नॉलेज होती है। और जो ईडी रहती है वो क्या रहती है, इनफाइनाइट
कनेक्ट होती हैं। तो जितने भी फॉर्म्स होते हैं उनको मिनिमम एवरेज कॉस्ट आती है, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट ये आप लोगों के पास में बन जाएगी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड ए रीजन। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ आप लोगों के पास में, डिफरेंशियल प्राइसिंग स्ट्रक्चर, अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रक्चर आप लोगों के पास में होती है। डिफरेंशियल प्राइसिंग स्ट्रक्चर इज डिजाइन टू अकोमोडेट द वेरियस कैटेगरी ऑफ बायर। तो वो क्या करता है, डिजाइन होता है अलग अलग जो बायर की कैटेगरी होती है उसके साथ में अकोमोडेट करता है। इसका जो एम होता है वो क्या होता है, सेल को बढ़ाना, रेवेन्यू को बढ़ाना होता है, कॉम्पिटिटर को क्या करना होता है, मार्केट से बाहर निकालना होता है। ये वाली जो बात है ये सही नहीं है। हाँ ये सही है कि डिफरेंशियल प्राइसिंग में अलग अलग प्राइस होगा, अलग अलग कैटेगरी के बायर के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाता है। जैसे कि ट्रेन के अंदर होता है अलग अलग जनरल सीट्स होती हैं, एसी सीट होती है, स्लीपर सीट होती है, फर्स्ट क्लास एसी, सेकंड क्लास एसी, तो अलग अलग बायर की कैटेगरी के लिए अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बट ये कॉम्पिटिटर को बाहर करने के लिए होगा, ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग के अंदर क्या होता है, जो एक कॉस्ट होती है उसके अंदर क्या कर दिया जाता है, एक प्रॉफिट परसेंटेज को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो ये कहाँ पर अप्रोप्रिएट होता है, ये कहाँ पर अप्रोप्रिएट होता है, प्रोडक्ट टेलरिंग के अंदर। प्रोडक्ट टेलरिंग का मतलब क्या होता है, जहाँ पर अपने हिसाब से प्रोडक्ट बनाया जाता है, कस्टमाइज प्रोडक्ट होता है, ठीक है। पब्लिक यूटिलिटी के अंदर होगा, रेफ्यूजल प्राइसिंग के अंदर ये नहीं होता है, ठीक है। रेफ्यूजल प्राइसिंग में भी होता है भाई इतने से कम में मैं नहीं दूंगा, मेरी कॉस्ट इतना, मैंने प्रॉफिट ऐड किया है, ठीक है, इतने में लेना तो ठीक है, नहीं तो प्रोडक्ट को रेफ्यूज कर, तो ये हो जाएगा। बट मोनोपोली के अंदर तो आपको पता ही है क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो अकेला सेलर होता है तो वो क्या करता है, अलग अलग प्राइस चार्ज करता है, तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी वहां पर वर्क नहीं करती है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएशन इन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज नॉट ड्यू टू। ये आप लोगों को पता है, जब गुड्स का प्राइस जो होता है वो इंक्रीज होता है तो जो डिमांड होती है वो क्या होती है, कम होती है, और प्राइस के कम होने के ऊपर जो डिमांड होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। ये कौन बताता है, लॉ ऑफ डिमांड बताता है। तो हमारे पास में क्वेश्चन आता है, व्हाई द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। डिमांड कर्व की जो स्लोप होती है वो डाउनवर्ड क्यों होती है, तो उसके जो रीजंस होते हैं वो आप लोग के पास में, सबसे पहला रीजन क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है। ये क्या होता है, गोसैन का फर्स्ट लॉ होता है। ये क्या कहते हैं कि जैसे जैसे पर्सन क्या करता है, सेम कमोडिटी को क्या करता है, कंज्यूम करता है, तो उससे उसको कंज्यूमर को हर यूनिट से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है तो वो तभी खरीदेगा जब क्या होगा, प्राइस कम होगा। ये रीजन होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इसका एक रीजन होता है, ठीक है। इनकम इफेक्ट इसका एक रीजन होता है, व्हाई द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट। एक आप लोगों के पास में क्या आता है, न्यू बायर जो मार्केट के अंदर आ जाते हैं, ये भी एक रीजन होता है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, ये इसका रीजन नहीं है, ये एक फैक्टर होता है जो डिमांड को के ऊपर क्या डालता है, अफेक्ट डालता है, ठीक है। ये रीजन नहीं है इसका, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे कंज्यूमर को क्या मिलती है, मैक्सिमम क्या मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। वो इस पॉइंट से बदलना नहीं चाहता है, याद रखिएगा, कंज्यूमर इस पॉइंट से चेंज होना नहीं चाहता। वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में, वो इस पॉइंट से चेंज होना नहीं चाहता, उसको इस पे क्या मिलती है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करेगा। तो जो इक्विलिब्रियम होगा वो कहाँ पर होगा, जहां पर क्या होता है, तो कंज्यूमर जो रहता है वो इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है, जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी होती है आप लोगों के पास में किसी भी कमोडिटी की, वो किसके इक्वल होती है, प्राइस के इक्वल होती है। जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी टू गुड्स की इक्वल होती है, ये आप लोगों का वो अलग हो जाएगा। जहाँ पे क्या होता है, प्रपोर्शन ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी एंड द रिस्पेक्टिव प्राइस आर इक्वल, तो ये आप लोगों के पास में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंज्यूमर क्या होता है, इक्विलिब्रियम के अंदर होता है, ठीक है। When the proportion of marginal utility, ये इस तरीके से आप लोगों का वर्क करता है, marginal utility of मतलब कि marginal utility of x डिवाइड बाय प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू marginal utility of y डिवाइड बाय प्राइस ऑफ y। अगर दो तीन कमोडिटी है तो marginal utility of z डिवाइड बाय प्राइस ऑफ z, वो किसकी इक्वल होता है, marginal utility of money की इक्वल होता है। तो ये क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है, when the proportion of the marginal utility and the respective prices are equal, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास में
आ जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। मैच द आइटम with list 1 with list 2. So zero income elasticity, unit cross elasticity, positive cross elasticity, negative cross elasticity. So तीन तरीके की इलास्टिसिटी होती है। प्राइस इलास्टिसिटी होती है। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, जहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि प्राइस में चेंज होने की वजह से, परसेंटेज चेंज इन द प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड, माइनस का साइन क्योंकि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है, प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंजेस होते हैं, तो ये कौन बताता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। एक हम लोगों के पास में क्या रहती है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, जो क्या बताता है, इनकम में चेंज होने की वजह से डिमांड में क्या चेंजेस आते हैं। ये क्या बताता है, इनकम में चेंज होने से, कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने से डिमांड में क्या चेंजेस आते हैं। तो ये आप लोगों के पास में क्या होता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। यहाँ पे प्राइस भी एक्स का, डिमांड भी एक्स की। और एक क्या होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, जहां पे क्या देखा जाता है कि परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ एक्स, एक्स के प्राइस में चेंज होने की वजह से वाई की डिमांड में क्या इफेक्ट आता है। प्राइस किसका चेंज हो रहा है, एक्स का, एक्स के प्राइस में चेंज होने से वाई की डिमांड में क्या चेंजेस आते हैं। तो ये क्या होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, जहाँ पे प्राइस किसी और गुड्स का होता है और डिमांड किसी और गुड्स की होती है। तो पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी कहाँ पर होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर होती है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती हैं, जहां पर क्या होता है कि हम लोगों के पास में ऑप्शन अवेलेबल होता है कि हम लोग इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसे कि टी और कॉफी। तो वहां पे पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी कहाँ पर होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में होते हैं, जो गुड्स क्या चलती हैं, साथ साथ चलती है, जैसे कि पेन और इंक। पेन का प्राइस इंक्रीज होगा तो लोग पेन की डिमांड नहीं करेंगे, तो इनकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सब्स्टिट्यूट गुड्स में पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होती है, ठीक है जी। उसके बाद में क्या होता है, जीरो इनकम इलास्टिसिटी। इसमें क्या आ जाएगा कि इनकम में चेंज होने से डिमांड में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, हमारी इनकम कोई भी हो, डिमांड में इफेक्ट कोई नहीं पड़ता है। तो ये आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, तो ये आप लोगों के पास में क्या हो जाता है, जीरो इनकम इलास्टिसिटी। ये कहाँ पर होती है, इंडिफरेंट गुड्स, जो गुड्स क्या है, इंडिफरेंट है, मतलब कि सेम है, मतलब कि वहां पे कोई फर्क नहीं है, तो वहां पे आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, इंडिफरेंट गुड्स होती हैं, तो वहां पर जीरो इनकम इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। यूनिट क्रॉस इलास्टिसिटी कहाँ में क्या होता है, इंडिपेंडेंट गुड्स के अंदर होती है, जहां पर एक गुड दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होती है, वहां पर यूनिट क्रॉस इलास्टिसिटी का कंसेप्ट आता है, ठीक है जी। जहां पर इंडिपेंडेंट गुड्स होती है वहां पे यूनिट क्रॉस इलास्टिसिटी, जहां पर इंडिफरेंट गुड्स है, सेम है, तो वहां पर जीरो इनकम इलास्टिसिटी होती है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। द आइसोकेंट कर्व, आइसोकेंट क्या होता है, जहां पर हर लेवल के ऊपर जो प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, तो वो आप लोगों के पास में क्या होता है, आइसोकेंट होता है। आइसोकेंट आर ड्रॉन कन्वेक्स टू द ओरिजिन, तो वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है ड्यू टू द डिमिनिशिंग टेक्निकल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये आप लोगों के पास में क्या होता है, कन्वेक्स होता है। किसकी वजह से ये कन्वेक्स होता है हम लोगों के पास में, ड्यू टू डिमिनिशिंग टेक्निकल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जितना लेसर द कन्वेक्सिटी ऑफ द आइसोकेंट कर्व, तो जितना ये कन्वेक्सिटी कम होती है उतनी ही कॉम्प्लीमेंट्री जो होती है इनपुट की ज्यादा होती है। सो बोथ द स्टेटमेंट आर द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। आइसोकेंट कर्व क्या होते हैं, कन्वेक्स होती है, क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिसंबर 2014। मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट एवरेज कॉस्ट। तो देखो एक क्या होती है, एवरेज कॉस्ट होती है। एवरेज कॉस्ट क्या होती है, पर यूनिट की कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्यू, तो ये क्या होती है, एवरेज कॉस्ट होती है। एवरेज कॉस्ट की जो शेप होती है वो आप लोगों के पास में क्या होती है, यू शेप होती है। एवरेज कॉस्ट की, मार्जिनल कॉस्ट की, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इन सबकी शेप क्या होती है, यू शेप होती है। तो कांस्टेंट एवरेज कॉस्ट है, या एवरेज कॉस्ट बिकम कांस्टेंट मोमेंटली। नॉर्मल एवरेज कॉस्ट कब जो होती है वो यू शेप होती है। जो नॉर्मल आप लोगों के पास में जो अभी बताया मैंने, एवरेज कॉस्ट कर्व की जो शेप है वो क्या, यू शेप है। तो वो किस वजह से होती है, मॉडर्न लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की जो कर्व होती है वो क्या होती है, एल शेप होती है। तो जो नॉर्मल एवरेज कॉस्ट होती है उसकी जो शेप होती है वो यू शेप होती है। वो यू शेप क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज का मतलब क्या होता है, जब क्या होता है हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं तो फायदा होता है तो हम लोगों के पास में जो पर यूनिट कॉस्ट होती है
वो क्या होती है, कम आती है, तो उससे क्या होता है, इकोनॉमीज होती हैं। और जब फिर प्रोडक्शन करते रहते लार्ज स्केल के ऊपर, तो नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे पर यूनिट कॉस्ट जो होती है वो बढ़ जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है, डिसइकोनॉमीज कहा जाता है। तो इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज की वजह से जो नॉर्मल कॉस्ट क्या होती है, वो क्या होती है, यू शेप होती है। ठीक है, तो इसी से ही आप लोग का आंसर क्या बन गया, डी बन गया। जहाँ पे कांस्टेंट है एवरेज कॉस्ट, कांस्टेंट एवरेज कॉस्ट, तो वो क्या होता है, वहां पे क्या शो होता है, रिजर्व कैपेसिटी शो होता है। जहाँ पे एवरेज कॉस्ट क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, एवरेज मतलब कि एवरेज कॉस्ट जो हो गई वो कांस्टेंट हो गई, तो वो इकोनॉमिक कैपेसिटी में आ जाएगा। एवरेज कॉस्ट का कांस्टेंट होना वो इकोनॉमिक कैपेसिटी है, कांस्टेंट एवरेज कॉस्ट है। ठीक है, तो वो रिजर्व, मतलब कि यहाँ पे एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट चल रहेगा फिर टाइम से, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट होगी, तो अलग अलग है। ठीक है, और नॉर्मल कॉस्ट का यू शेप होते हैं इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज की वजह से। मॉडर्न लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एल शेप की होती है बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन एंड मैनेजरियल कॉस्ट इफेक्ट। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास में था अभी का सेशन। होपफुली आप चीज़ों को आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। सो अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू टू एवरीवन।